रहे हैं हीट। हीट में दो पार्ट हैं, हीट 1 एंड हीट 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट 1। हीट 1 में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर है कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री। सेकंड पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड इज रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वह है हमारा कैलोरीमेट्री। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में यह वर्ड बना है कैलोरिक प्लस मीटर से, मतलब हीट का मेजरमेंट। कैलोरी मीन्स हीट। हीट का जो मेजरमेंट करना है कि हीट कितनी जा रही है, हीट कितनी आ रही है, उसका मेजरमेंट हम पूरा इस कैलोरीमेट्री में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन किए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है, व्हाट इज द हीट, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस, लाइक दिस इज द सब्सटेंस। क्या यह सब्सटेंस बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? यस, यह बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या हर एक पार्टिकल के पास यहां पर वेलोसिटी है? हाँ है। तो क्या पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। देयर आर इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स, देयर आर इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी है वही उनकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हर एक पार्टिकल की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी हुई और काइनेटिक एनर्जी भी हुई। देन सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। तो आई कैन राइट दिस internal energy of a substance is the sum of kinetic energy plus potential energy of all molecules Internal energy is the kinetic energy and the potential energy, इन दोनों का सम होता है। अब आप ध्यान से देखें यहां पर कि जब ये सब्सटेंस रेस्ट पर है तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी यही होगी, और जब यह मोशन में आएगा तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी यही रहेगी।
लेकिन यहां तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी और है v, तो यह वाली काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो एक्स्ट्रा है मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी उससे, क्या यह इंटरनल एनर्जी का पार्ट होगी? नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो फिर इंटरनल एनर्जी को जो डिफाइन किया गया है, द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का, तो यह डिफाइन किया गया है इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठकर। When observer is at center of mass, then we can say the internal energy, the kinetic energy and the potential energy का सम हो जाएगा। When observer is at center of mass of body, जब आपका ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर है, सेंटर ऑफ मास पर बैठकर देखने पर सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। Next is the heat. Heat. What is the heat? थोड़ा हीट को समझ ले हम लोग। हीट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हीट कहलाएगी। कैसे? हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। देयर इज ए ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट B. Temperature of this object is 20 degree centigrade. जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से कांटेक्ट में लाया गया तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वह कहां से कहां होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और ये हीट का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वह ड्यू टू टेम्परेचर इन डिफरेंस की वजह से होता है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू
टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तब तक इनमें हीट ट्रांसफर होता रहेगा। मान लो कुछ समय बाद इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। सो लेट ए के पास जो इनिशियली इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज 700 जूल, ये हमने माना है। एंड लेट इंटरनल एनर्जी ऑफ बी इज 300 जूल। जब यहां से एनर्जी का ट्रांसफर ए बॉडी से बी बॉडी की ओर होगा तो क्या ए की इंटरनल एनर्जी कम होगी और बी की बढ़ेगी? यस। तो आप यहां देख सकते हैं कि मान लो जब इसका टेम्परेचर 40 से घटकर 50 से घटकर 40 हो जाता है और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है ए और बी का 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय मान लो ए से 100 जूल एनर्जी निकली और वह चली गई बी के पास। तो अब इंटरनल एनर्जी ऑफ ए हो गई आपकी 600 जूल एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ बी हो गई हमारे पास 400 जूल। तो जो 100 जूल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इस एनर्जी को कहते हैं हीट एनर्जी और ओनली हीट। यानी कि जब यह एनर्जी ए के पास थी तो यह ए की इंटरनल एनर्जी थी, जब यह एनर्जी बी के पास है तो यह बी की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, और जब यह ए से बी में ट्रांसफर हो रही है तो इसे कहते हैं हीट। तो आप समझ गए व्हाट इज द हीट। हीट इज नथिंग बट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। यहाँ पर 100 जूल एनर्जी यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर ट्रांसफर हो रही है, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। एक छोटा सा क्वेश्चन यह बनता है, छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान देने की बात है। ए बॉडी contain heat or and a body contain internal energy, a body contain heat and a body contain internal energy, इन दोनों में से कौन सी बात सही है? तो मैंने कहा हीट तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, a body contain heat, no, a body contain only internal energy. This statement is correct and this statement is wrong. A body contain heat, wrong, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, और एंड ए बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप इंटरनल एनर्जी और हीट में डिफरेंस कर पाएंगे।
Next is specific heat. Specific heat. What is the specific heat of a substance? हीट की बात की हमने, अब स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। मान लो लेट्स किसी बॉडी को you are giving heat Q, mass of the body is M. T is the initial temperature. Temperature of body. T1 is the initial temperature of the body. अब आप ध्यान दें, जब किसी बॉडी को क्यू एनर्जी दे रहे हैं तो आपकी एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू एम। जितना ज्यादा मास होगा उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी चेंज इन टेम्परेचर लाने के लिए। लेट जब आपने क्यू हीट दे दी इसको तो इसका टेम्परेचर टी फाइनल हो जाता है, ये टी इनिशियल कर लो, टी एफ। फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर में चेंज लाना होगा, क्या उतनी ज्यादा हीट देनी होगी? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। नाउ इनको एक साथ लिखें, Q इज प्रपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यू कैन राइट एस एम डेल्टा टी और व्हाट इज एस? क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram या per unit mass of a body by 1 degree centigrade, the amount of heat required is called the specific heat energy of that body. The unit of specific, यहां पर जो S है called the specific heat. Heat. The unit of specific heat is calorie per gram per degree centigrade और पर डिग्री केल्विन। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस में चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो और या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। ये बात तो इस प्रकार आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं और यूनिट भी लिख सकते हैं, दैट इज द कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन।
स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। डेफिनेशन हो जाएगी amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a body by 1 degree centigrade or Kelvin. It's called the specific heat of that body or substance. आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट के लिए जो डेफिनेशन दी गई वह करेक्ट दी गई, जैसे मतलब कि इफ m equal to 1 unit and delta T is change in time of 1 degree centigrade or Kelvin, then specific heat is equal to the heat. इस प्रकार आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन दे सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर, कुछ स्पेशल जैसे वाटर और आइस, इनकी स्पेसिफिक और वेपर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है वो देखते हैं हम लोग। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। ये हमें याद रखना है। जो वाटर के लिए टेम्परेचर में चेंज आता है वो आता है फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी आ जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, हम जानते हैं ऊपर क्या होती है, 0. गैसेस फॉर्म होती है 0.5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन। इस प्रकार वाटर की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री
degree centigrade, और specific heat of vapor is 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। हमें यह तीनों स्पेसिफिक याद रखनी होगी, क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमारे यह काम में आएगी। जनरली हम लोग स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन मान लो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 40 स्क्वायर, where S is specific heat and T is temperature। आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट यहां पर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। तो हमें निकालना है, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड to change the temperature from 4 degree centigrade to 10 degree centigrade of a 10 gram substance तो वी नो डेट Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बहुत छोटी सी हीट दे रहा हूं, एम एस डी टी। एम इज 10, एस इज 40 स्क्वायर, टी स्क्वायर। टोटल हीट निकालने के लिए मुझे इंडिकेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, इसको आप केल्विन में लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकालें या सेंटीग्रेड में निकालें, एक ही बात है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन में काम मिलेंगे तो केल्विन में काम मिलेंगे। दैट इज 40 T रेज टू दी पावर बाय 3 और लिमिट लग जाएगी हमारी 4 to 10। तो योर आंसर इज 40 इंटू बाय 3 बाहर ले लो, 1000 माइनस 64। इसे सोल्व कर लेंगे और यू विल गेट योर आंसर। जब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही होगी तो हीट रिक्वायर्ड इस तरह से हम लोग निकालेंगे। जनरल क्वेश्चंस के अंदर जहां पर स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट माना जाता है, वहां पर हम इसे कांस्टेंट मानते हुए करेंगे। जैसे मास को यहां कांस्टेंट है तो एस को भी वहां पर कांस्टेंट मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी?
तो स्पेसिफिक हीट की तरह यह भी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ए m ग्राम मास, मतलब this is called the heat capacity. Ms is equal to Q by delta T is called the heat capacity. You can say in words that amount of required, amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade of m mass substance m mass of substance. The heat is called heat capacity of that body. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट तो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थी और हीट कैपेसिटी होगी m मास की बॉडी का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री से बढ़ाया जाए तो यह उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। कभी भी क्वेश्चन करना हो हम लोग फॉर्मूले के अंदर तो इसे करेंगे हीट कैपेसिटी इक्वल टू ms इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। हीट कैपेसिटी का छोटा क्वेश्चन करते हैं। There are two bodies A and B. Radius of A is 2r. Radius of B is r. Both are spheres. Heat capacity of both spheres is same. Heat capacity of A is equal to heat capacity of B. The density of A equal to density of B. Then find out the ratio of the specific heat of body A and B. Find out specific heat of A upon specific heat of B का मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ बी दिया हुआ है, तो मतलब एम ऑफ ए एस ऑफ ए बराबर एम ऑफ बी एस ऑफ बी। मास को लिख सकते हैं आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ ए डेंसिटी ऑफ ए
वॉल्यूम ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ बी, स्पेसिफिसिटी ऑफ बी। डेंसिटी ऑफ ए बराबर डेंसिटी ऑफ बी, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ए 4/3 पाई आर क्यूब ए, वॉल्यूम ऑफ बी 4/3 पाई आर क्यूब बी। पाई से पाई कटेगा, 4/3 से 4/3 कटेगा, तो हो जाएगा 8 बी। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 1:8। दिस इज द आंसर। इस प्रकार आप यदि हीट कैपेसिटी दी हो आपको, तो कंपेयर करके स्पेसिफिक हीट का आप रेशियो बॉडी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? लेट दिस इज ए बॉडी ऑफ मास m, water of W mass. Specific heat of a body is S. Specific heat of water is SW. जब आपने इसको क्यों एनर्जी दी, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आया, और जब आपने इसको भी क्यों एनर्जी दी, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आया। मतलब कि यह तो आपकी बॉडी है और यह आपका वाटर है, W मास का वाटर है, आपने जो क्यू एनर्जी दी, इसके चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आया। और यहां पर M मास का वाटर है, मास की बॉडी है, उसकी स्पेसिफिक एस भी है, आपने जो क्यू एनर्जी से चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की स्पेसिफिक हीट बराबर है, क्योंकि क्यू बाई डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है। तो आप उस बॉडी के लिए लिख सकते हैं, और इसके लिए तो जो आपका वाटर इक्विवेलेंट होगा W, दैट इज S ऑफ W। तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट से स्पेसिफिक हीट यूनिट कट जाएगी, तो W ग्राम वाटर उस M मास की बॉडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब यानी कि इसका मतलब क्या है वाटर इक्विवेलेंट का, इतने मास को मैं इतने ग्राम वाटर से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि जितनी एनर्जी इसको दे रहे हैं उतना टेम्परेचर चेंज इसमें आ रहा है, जितनी एनर्जी इसको दी उतना टेम्परेचर चेंज इसमें आया है। तो एनर्जी देने पर चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम रह रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू बोथ
m mass of body and W mass of water for same change in temperature. So I can replace the m mass of body by W mass of water. And value of W mass of water की वैल्यू कितनी होगी? MBSB अपॉन SW. इस प्रकार आप इसको वाटर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि हीट गेन बाय ए सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट टेकन बाय ए सब्सटेंस. इट मीन्स हीट लॉस इज इक्वल टू heat gain. This is the principle of calorimetry. आप जानते हैं कि किसी को भी हीट, किसी सब्सटेंस को यदि हीट दी जाएगी तो उसे टेम्परेचर में इंक्रीज होगा. तो हीट Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T. If delta T is positive, then heat gain. And if delta T negative, means heat loss. यदि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल को जाना होना पड़ेगा, मतलब यहां पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका बॉडी हीट गेन करेगी. और यहां पर नेगेटिव टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब के बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल ज्यादा था और फाइनल कम हो गया है, मतलब डेल्टा टी नेगेटिव होगा, सो डेट द heat will be lost by the body. For example, if a body of mass 10 gram, initial temperature is 30 degree, when heat is given to this, and final temperature is 60 degree. Specific heat of the body is S. Then you can say heat is given to the body is MS delta T, means T final minus T initial, यानी कि 10 into S 60 minus 30. 300 S, where S is the specific heat of body, where S is the
specific heat of body. If a body of 10 gram, initial temperature is 30 degree centigrade, then if heat is इसे heat बाहर आ रही है, heat is losing by this body, specific heat of body is S, of final temperature is 10 degree centigrade, then 10 S T final माइनस टी इनिशियल, यानी कि 10 है, टी फाइनल 10 माइनस है, तो हीट इज लॉस बाय द बॉडी माइनस 200 एस कैलोरी, और यहां पर हीट इज गेन बाय 300 कैलोरी। इस प्रकार हम लोग हीट लॉस और हीट गेन निकाल सकते हैं। तो यू कैन से नेट हीट लॉस प्लस नेट हीट गेन इज इक्वल टू 0, ना तो हीट लॉस हुआ ना हीट गेन हुआ। You can say that heat loss plus heat gain is equal to 0. आप इसे लिख सकते हैं heat gain is equal to minus of हीट लॉस। हीट गेन को लिखेंगे आप एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस हीट लॉस को लिखेंगे एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसे और अच्छे से लिखता हूं, एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूं, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। आप ध्यान से देखें, ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है। यहां पर देखें, this is the high temperature and this is the low temperature. It means यदि मुझे हीट गेन लिखना होगा तो T हाई टू लो, और जब हीट लॉस लिखना होगा तब भी मैं TH हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर लिखूंगा, ताकि मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। Heat gain Q is equal to MS T high minus T low, और heat loss MS T high minus T low। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर घटाना है तो मुझे हीट लॉस और हीट गेन दोनों मिल जाएंगे। दोनों के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, इफ 5 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड
is mixed with 10 gram water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन में 5 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इन दोनों को मुझे मिक्स करना है। मिक्स करने पर जो टेम्परेचर आएगा वो हमें निकालना है। लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T और हमें यही निकालना है। अब यहां ध्यान से देखें आपको, तो हीट लॉस होगा 10 ग्राम वाटर हीट लॉस करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है इसके टेम्परेचर से, और 5 ग्राम वाटर हीट गेन करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है दूसरे वाले सब्सटेंस से। तो यहां पर हीट लॉस बराबर हीट गेन होगा, तो हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन करेगा आपका 5 ग्राम, तो हीट गेन इज 5, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। टी फाइनल, मान लो ये टी हाई हो जाएगा -10 इज इक्वल टू हीट लॉस, तो ये हो गया हीट गेन करेगा 5 ग्राम वाटर, दिस इज हीट गेन। हीट लॉस इज 10 इंटू 1 इंटू 20 माइनस टी। दिस इज द heat gain. This is the heat loss. 2 टाइम कट जाएगा, T minus 10 equal to 40 minus 2T implies (16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो होगा 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्सचर का टेम्परेचर आया आपका 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है हीट गेन के लिए, टी हाई माइनस 0, यहाँ पर हीट गेन हो रहा है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड लो है और टी हाई है तो टी माइनस 10 सॉरी, और इसी प्रकार यहाँ 20 माइनस टी। Next example, 10 gram water at 30 degree centigrade mixed with 40 gram water at 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लो लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T
आप ध्यान से देखें, हीट गेन बाय द वाटर, हीट लॉस बाय द वाटर। यहां पर 10 ग्राम वाटर हीट गेन करेगा और 40 ग्राम वाटर हीट लॉस करेगा। तो हीट गेन is equal to heat loss. What is the heat gain? Is 10 into 1 T minus 30. Okay, high temperature, ये lower temperature. At T minus T, T high to low. Solve करें। आप देख सकते हैं यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर हो जाएगा T इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर लेटेंट हीट। व्हाट इज द लेटेंट हीट? अब आप देखते हैं कि जब आपने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, ओके। और जब आपने आइस को हीट दी तब उसका भी टेम्परेचर बढ़ा। जैसे लेट m ग्राम आपकी आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यह आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि टेम्परेचर तो सब्सटेंस का चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, while we are giving the heat to substance। जब हीट दे रहे हैं तो वो हीट कहां जा रही है? तो इसका मतलब उस हीट ने क्या किया कि इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन इसका फेज चेंज हो गया। यह सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ heat required to change the phase from solid to liquid the amount of heat required to change the phase from